भाई बनारस से आप गांजा नहीं हटा सकते हैं क्योंकि शिव जी ने उस गांजे को दिया है बनारस में। और मोदी हाँ। जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है वो। अगर आप एक तरफ रिया को बंद कर रहे हैं तो जाइए ना, जाके जितना शिव मंदिर है जाके बंद करिए बनारस में। मेरा नाम इंद्रशेखर सिंह है और मैं हूँ डायरेक्टर नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। और आप मेरे साथ आए देख रहे हैं गांजा शो। हे, वेलकम टू द गांजा शो। ये कोई सनसनीखेज पॉडकास्ट नहीं है। हम लोग रिया चक्रवर्ती के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कैनबिस स्लैश गांजा, देन लेट्स गो. वेलकम टू द शो इंद्रा. तो अभी अगर हम बात करने जाएँ तो हर न्यूज़ चैनल पे सबसे पहली चीज़ जो है आती है, इट्स बेसिकली द सुशांत सिंह राजपूत केस. अब उसका केस तो मतलब न्यूज़ चैनल पे आते आते महीने हो गए, बट अब पूरा केस बेसिकली कैनबिस या गांजा के ऊपर जा चुका है. सो आई हैव रेड ऑफ फ्यू ऑफ योर आर्टिकल्स, और उसमें आप बेसिकली इस केस से चालू करते हैं. तो आई हैव अ वेरी लेस इनसाइट, मतलब मेरे को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में. तो कैन यू प्लीज़ एनलाइटन मी एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली. देखिए विपिन जी, सबसे मुख्य बात यह है कि अखबारों ने ये हमें बताया कि रिया चैटर्जी को उनके एक जो मुख्य आरोप था उनके ऊपर वो था कि उनके पास 59 ग्राम्स ऑफ गांजा मिला। हम्म. जो गांजा की इस देश में जो स्मॉल क्वांटिटी और पर्सनल लिमिट है फॉर गांजा, जिसके तहत अगर आप पकड़े गए एनडीपीएस में भी, वो भी 1 किलो है। हाँ. लेस देन 5% ऑफ दैट लिमिट था। समझ रहे हैं? और उसके दौरान उनको जेल में डाल दिया गया कोविड के दौरान, जिनके उनकी जान भी जा सकती है। मतलब इट्स हेल्थ हैजर्ड। एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. कल मैं अपने ऑफिस में एक मेंबर है, उनसे ये डिस्कस कर रहा था बेसिकली कि अगर आप कंज्यूमेबल लिमिट में पकड़े भी जाते हैं, सो अल्टीमेटली एनसीबी आपको फाइन दे के छोड़ देगा. बट आई मीन व्हाट इज़ द डिसीजन, व्हाट इज़ द उन लोग का मोटिवेशन क्या है अरेस्ट करने का और फिर इतना ज़्यादा प्रोसिक्यूट करने का. देखिए मेरे हिसाब से अब वो तो अंदरूनी क्या बातें चल रही उनके बारे में तो मैं इतनी प्रक्रिया नहीं जानता हूँ, लेकिन मोटा मोटा हम्म. ये है कि ये शिव जी की बूटी के खिलाफ, मुझे लगता है कि हम्म. शिव के खिलाफ ये एक एक प्रकार की नई वॉर चल रही है। क्योंकि भारत जो है, आज से भारत इंडिया 70 साल हम्म. पहले बना, लेकिन उसके पहले ये जो जमीन है ये भारत है। और पता नहीं कितने 5,000 हम्म. सालों से यहाँ पे लोग बसे हैं। 5,000 सालों से ये धरती शिव को पूजती है। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूंगा कि इंडस सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा कल्चर था, उनमें कुछ हम्म. ऐसे सील्स मिले हैं जिसकी भाषा हम लोग नहीं समझ पा रहे हम्म. हैं। बट उनके सील्स को देख के हम जान सकते हैं कि वहां भी शिव पूजन होता था। आप हम्म. समझ रहे हैं? और जहां जहां शिव पूजन होता है, जो भी आज भी आप हम्म. देख ले, इस देश में जहां पे भी शिव पूजा होती है, चाहे वो शिवरात्रि हो, भांग और गांजे से शिव जी को उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। और वो शिव की बूटी है। तो इस देश में गांजे के साथ एक हम्म. बहुत ही प्राचीन रिश्ता रहा है। हम्म. और मुझे ऐसा लगता है कि उसी प्राचीन रिश्ते को तोड़ने के लिए ये सब मीडिया में प्रोपागेंडा किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप विश्व में देखें इस समय, तो कहा जा रहा है कि जो गांजे की इकोनॉमी है, गांजा या हेम्प या जिसको आप कैनबिस भी कहते हैं, अगर इस पूरे हम्म. प्लांट की इकोनॉमी को देखा जाए तो वो लगभग एक हम्म. ट्रिलियन डॉलर्स की मानी जा रही है। और वो भी सिर्फ लीगल इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हम्म. जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, आई मीन $1 ट्रिलियन बेसिकली इंडिया का इकोनॉमी करेंटली समवेयर अराउंड 2.5 आई थिंक. जी जी। और $2.5 ट्रिलियन, एंड उसका अराउंड वन थर्ड, मे बी मोर देन वन थर्ड, इज़ बेसिकली द जस्ट द कैनबिस इकोनॉमी. मतलब इंडिया से वन थर्ड इकोनॉमी सिर्फ गांजे के बेसिस पे. और एक्चुअली पॉइंट आउट करूँगा एक और चीज़. मैं जैसे हमारी कल बात हो रही थी, मैं इंदौर का हूँ. सो इंदौर में मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि भांग शॉप्स हैं. मैंने एक पॉडकास्ट में कवर भी किया कि मैं जब आई थिंक थर्ड फोर्थ क्लास में था, तब मेरे दादाजी के साथ ऑफिस गया था, और वो अपने दोस्त के साथ बैठ के शिवरात्रि या होली वाले दिन वो गुरुजी की ठंडाई में भांग मिलाकर पी रहे थे. सो इट्स मतलब इट्स नॉट इवन अ एलियन कॉन्सेप्ट. मतलब मुझे तो बचपन से पता है कि भांग एग्जिस्ट करता था. जब मैं थोड़ा अभी बड़ा हुआ हूँ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैनबिस, गांजा एंड भांग इज़ लिटरली द सेम थिंग. सो व्हाट इज़ द, आई मीन गवर्नमेंट के पास क्या ऐसा रोड ब्लॉक है या कुछ ऐसा कि वो गांजे से, आई मीन सॉरी, भांग से गांजे तक ट्रांजिशन नहीं हो पा रहे. देखिए इसमें ना एक बहुत बड़ी साजिश रची गई भारत के खिलाफ, जिसका मैं थोड़ा सा हम्म. आपको बैकग्राउंड विस्तार में देना चाहूंगा और दर्शकों के लिए भी। कि सबसे पहले गांजा जो था
अंग्रेज जब अंग्रेजी हुकूमत थी इस देश में, अंग्रेजी हम्म हुकूमत तक गांजे को बैन नहीं कर पाया था। समझ रहे, गांजा चरस इसको बैन नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसे आपने सही पकड़ा कि होली के समय और शिवरात्रि के समय ये भारत की पूजा का एक माध्यम था, या शिव की हम्म पूजा का माध्यम है। और आज भी, ये मैं इलाहाबाद से हूँ, और आज भी आप चले जाइए माघ मेला में या कुंभ मेला में, लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं, जो नागा बाबा होते हैं जो आते हैं, और वो सब खुलेआम चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, और सबको यही बोलते हैं कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं। तो हमारे साथ, हमारी कल्चर के साथ, हमारे लोगों के साथ जो गांजे और इस बूटी का जो रिश्ता रहा है वो अथर्ववेद के जमाने से चला आ रहा है। समझ रहे हैं? और इसका ये मतलब नहीं कि हम बस नशेड़ी हैं गांजा पी के। हम्म गांजे से हमारे उसके मेडिकल यूसेज हैं, उसके आप आजकल की देखिए मॉडर्न साइंस पा रही है कि गांजे का जो कैंसर तक ठीक करने में गांजे को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपकी और भी पता नहीं कितनी कितनी टाइप की बीमारियां ठीक करती हैं। और इसीलिए हिंदुओं ने और आयुर्वेद के लोगों ने और इस देश के लोगों ने उसको एक सीक्रेट प्लांट की उपाधि दी और शिव से उसको जोड़ा। ठीक है। अब अगर बात समझी जाए कि ये बैन कैसे हुआ, देखिए अमेरिका ने ये बात समझी, अमेरिकन इंडस्ट्री ने ये बात समझी कि इंडिया के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडर रॉ मटेरियल प्लांट है। आप जानते हैं पहले भी अंग्रेजी हुकूमत थी जो इंडिया से कॉटन हम्म उगवाती थी, मैनचेस्टर में ले जाती थी, फिर उसी कपड़े को बना के 400 गुना दाम पे महंगे भारत में को। अपना बेचते थे। जी बिल्कुल। तो ये जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि गांजे की जो पौधा है इसका कितने सारे इस्तेमाल हैं इसके, कि इससे कंक्रीट भी बन सकता है, इससे कपड़ा भी बन सकता है, और कॉटन से बेहतर कपड़ा बन सकता है, और ज्यादा आसानी से कपड़ा बन सकता है। ये लोग बात नहीं समझते हैं। और साथ हम्म साथ दवाइयाँ, औषधियाँ, ये सब चीजें तो जो हैं ही हैं आजकल तारीख में, इन्होंने ये भी पाया कि बायोफ्यूल, प्लास्टिक, ये सारी चीजें इससे बन सकती हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि क्या वो तरीका है जिससे हम उनकी चीज हथिया लें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 1985 में हम सबको बैन, इंडिया को बैन करना पड़ेगा, नेपाल को बैन करना पड़ेगा, जहां जहां इन ये सांस्कृतिक तौर पर चलते उन सब जगहों को बैन करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम लोग अमेरिकन प्रेशर में आ गए, राजीव गांधी सरकार थी उस समय, रोनाल्ड रेगन ने गोली सर पे रखी, बोला कि अरे चुपचाप बैन करो ना, हम गोली चला देंगे। तो हम्म तरह से बैन हो गया। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी ये बात कही कि देखिए साहब, आप गांजा बैन करवा रहे हैं, चरस बैन करवा रहे हैं, लेकिन हम भांग को बैन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकता। क्योंकि वो हमारी धार्मिक बूटी है, वो कोई नशे का पदार्थ नहीं है, वो हमारे लिए हमारा धर्म है। और अगर आप भांग को हटाएंगे तो आप हमारे धर्म का अपमान करेंगे, आप हमारे पूर्वजों का अपमान करेंगे, और आप हमारे भगवानों का अपमान करेंगे। ठीक है। लेकिन अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था, तो अमेरिका ने कहा ठीक है चलो तुम लोग ये करो। तो आज की तारीख ये है कि 15 साल के अंदर अंदर वहां जहां पे इंटरनेशनल ट्रीटी इंडिया को नहीं उगाने देती है और इंडियंस को कैंसर से मरने देती है, वहां पे कैलिफोर्निया ने मेडिकल marijuana 1996 में लीगलाइज कर दिया। आप देखिए 1996 25 साल पुरानी बात है ये तो यार। कि आपने इंडिया को बैन कराया, फिर आपका ही एक स्टेट पूरी रिसर्च करके प्लांट को पूरी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अब हम्म उस पे पेटेंट्स करके हम ही भारतीयों को और बाकी लोगों को वो दवाइयां पता नहीं कितने गुना दाम पे बेच रहा है। ठीक हम्म है। इसमें दो चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो आपने बोली थी, जो अंग्रेज़ आए थे जो कॉलोनाइज किया इंडिया को, फर्स्ट थिंग तो ये था कि कॉटन तो किया ही था, साथ साथ में ओपीएम भी इन लोगों ने यहाँ उगाना चालू कर दिया। जैसे मैं इंदौर की बात कर रहा था, मध्य प्रदेश में ओपीएम लीगल है and बहुत बड़ा इशू है। बहुत लोगों को एनडीपीएस में जेल भी होती है उसकी वजह से। और इन यूएस में ओपियाइड क्राइसिस है, वो तो बात अलग ही हो गई। सेकंड चीज़ जो मेरे को एकदम शॉकिंग लगती है कि इंडिया इज़ अ वेरी कल्चरली वास्ट कंट्री, और कल्चर पे बहुत फोकस करते हैं हम लोग। किसी बात भी देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए कल्चर जो रिस्पेक्ट है अपना, कोई भी मतलब बड़े लोगों के लिए रिस्पेक्ट, या बहुत सारी कल्चरली ऐसी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत मानता है हर कल्चर को। तो मुझे यही नहीं समझ आता है जब कल्चरली हम लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ को महत्व देते हैं, एंड इसकी वजह से हम थोड़ा बैकवर्ड्स भी हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बट कैनबिस जैसी, गांजे जैसी चीज़ को हम लोग कल्चरली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप जैसे सीड एसोसिएशन से हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आपको क्या एक ऐसा चीज़ दिखता है जिसमें कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होने के बावजूद भांग, गांजा में वो जो हम लोग एक स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए इसके तीन चार बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका एग्जाम्पल को एड्रेस करना चाहता हूँ जो आपने गांजा और अफीम का कोरिलेशन किया। ठीक है। हम्म देखिए गांजा और अफीम कहने में तो सब चीजें ड्रग्स हैं। ठीक है, आज हम्म अंग्रेजी अंग्रेजी नजरिए से। ठीक है, हम्म अंग्रेजी नजरिए से। लेकिन जब आप अंदर में जाएं तो अफीम का प्रचलन और गांजे का प्रचलन बहुत अलग प्रकार की चीजें हैं ये। जहाँ हम्म अफीम से आदमी को नशा और एक कैसे कहते हैं, एक तलब लगती है एडिक्शन, हाँ। है ना। लेकिन गांजे में ऐसा नहीं होता है। ये हम्म साइंटिफिकली प्रूवन है कि गांजा मेंटल एडिक्शन दे सकता है, फिजिकल एडिक्शन नहीं कर सकता है। बल्कि अफीम एग्जैक्टली। फिजिकल एडिक्शन करेगा, मतलब आप क्रेव करेंगे उसको।
हम्म फिजिकली, मतलब आपकी बॉडी जैसे कोल्ड टर्की होता है, जो लोग इसके एडिक्ट होते हैं, सो दे आर वेरी डिफरेंट चीजें। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अफीम को शिव जी के साथ नहीं जोड़ा कभी। जहां तक बात है, आपने दूसरा सवाल आपका था कि नजरिए की कि क्यों भारत में इसकी कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, भारत में जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग नहीं हैं, उनके बीच में सारी की सारी एक्सेप्टेंस है। 0.3% आई मीन हेम्प की अगर हम वापस से बात करें, उत्तराखंड में एक टाइम तक लीगलाइज हो गया था। द लेटेस्ट अपडेट जो मुझे है कि उन लोगों ने लाइसेंसेस देना बंद कर दिए हैं। उड़ीसा में भी कुछ कुछ आपने आर्टिकल में भी मेंशन किया है। एंड अभी रिसेंटली एक और आर्टिकल आया था कि जम्मू एंड कश्मीर में मेडिकल कैनबिस के प्रॉपरली रिसर्च चालू होने वाली है। सो आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए लीगलाइजेशन के लिए? एटलीस्ट मतलब जैसे यूएस में तो फेडरली लीगलाइज सिर्फ हेम्प है, बाकी मैरिजुआना कैनबिस जो भी नशेरे वाले पदार्थ हैं मेडिकल के लिए स्टेट्स को उन लोगों ने वो दे दिया है, पावर दे दिया है लीगलाइज करने के लिए। सो इंडिया में हम लोग को कैसे करना चाहिए? बिकॉज हर स्टेट का, जैसे कि आपने बोला, हर स्टेट के प्लांट्स अलग हैं, सीड्स अलग हैं। सो हम स्टेट्स का वेट किया जाए कि सेंटर को कुछ डिसीजन एटलीस्ट लेना चाहिए, इवन इफ दे कांट एनफोर्स इट, बट एटलीस्ट एक क्या बोलते हैं, आपके एटलीस्ट आपको वैलिडेशन मिलना चाहिए ना सेंटर्स के थ्रू स्टेट्स को कि हाँ यार ये कर सकते हैं, अच्छा प्लांट है, इकोनॉमी को ग्रो करेगा। अभी फार्मर सुसाइड्स और फार्मर प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी फार्म बिल आ गया, नई चीज़ें आती गई हैं, बट क्या कैनबिस एक पार्ट या हेम्प या गांजा ये पार्ट प्ले कर सकता है? जी देखिए, पाकिस्तान, हम्म जहाँ पे गांजा हराम है, धर्म के हिसाब से पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान, वहाँ पे गांजा, चरस, ये सब चीजें हराम है। हम्म जब पाकिस्तान जैसा देश हेम्प और गांजे को लीगलाइज कर सकता है एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, और सोच रहा है हम्म कि वो $2 बिलियन कमाएंगे, तो शिव की जमीन, जो शिव का जमीन है, शिव का जो देश है, वो कह रहा है कि हम कैसे करें, हमारी मोरालिटी के खराब है। समझ रहे हैं? समझ गया। तो ये इतनी बड़ी बेवकूफी है जो देश कर रहा है हमारा। और सबसे पहले मुझे लगता है इसमें आयुष को आगे बढ़ के आना चाहिए, आयुष मिनिस्ट्री को। हम्म इन्वेस्ट इंडिया जो एक भारत की बॉडी है, वो क्यों ना एक कस्टम एक्सपोर्ट मॉडल अपनाए। जर्मनी और इसराइल हर महीने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मेडिकल ग्रेड मैरिजुआना इंपोर्ट करते हैं। क्यों ना हम्म भारत पूरी दुनिया के लिए कस्टम एक्सपोर्ट करे, कि यहाँ पे कुछ किसान ऐसे हैं जो उनके लिए उगाएं, कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो सीधे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में लीगलाइज ही ना करिए। आप, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इंडिया में लीगलाइज मत करिए, हम्म लेकिन कम से कम जो एक्सपोर्ट डॉलर है उसको तो कमाइए। उससे हम्म बाहर की आमदनी, मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आपने इंडिया में इसको लीगलाइज किया, हर पहलू इस प्लांट का, इकोनॉमी को $25 बिलियन का बूस्ट मिलेगा। हम्म और साथ साथ जो हम लोग, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इकोनॉमी बूस्ट, बट बाकी सारी पेस्टिसाइड यूज कम होगा। कॉटन में इतने सारे पेस्टिसाइड होते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कॉटन में, वो सारी चीजें कम होंगी। हर हम्म एक इस देश का हर किसान फाइबर प्रोड्यूसिंग किसान बन सकता है, डिवर्सिफिकेशन हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि गांजा हर कहीं उड़ सकता है आसानी से। तो हम्म इंडिया में टेक्सटाइल्स बढ़ेंगे, इंडिया में आपकी पेस्टिसाइड यूज कम होगा, इंडिया में न्यूट्रिशन बढ़ेगा, और आपके इन्वायरमेंटल डैमेज कम होगा। ये सारी चीजें हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सारे पहलू हैं। लेकिन हम्म सबसे पहले आप कस्टम एक्सपोर्ट चालू करिए। दूसरी बात ये कि आप देश के जो सीड सेक्टर है, आप उनको खुली छूट दीजिए कि भाई आप सीड पे, चाहे वो मैरिजुआना हो, चाहे वो कैनबिस हो, चाहे वो हेम्प हो, आप उसमें कंप्लीट फ्री रिसर्च एंड R&D कर सकते हैं। ओके। कोई रोक टोक मत लगाइए पहले। और साथ साथ फिर तीसरा स्टेप ये है कि आप एनजीओ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशंस को बोलिए कि भैया आप कंजर्वेशन चालू कर दीजिए इन रिसोर्सेज का, चाहे उनको हम्म लीगलाइज करें अभी या ना करें, लेकिन कम से कम कंजर्वेशन तो हमें करना चाहिए ना। एक हम्म ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी बनाई जा सकती है ऑफ ऑल द गांजे का रिसोर्सेज, जितने भी हम्म हैं इस देश में, कम से कम पता तो हो कि हमारी धरोहर है क्या। ठीक है। उसके बाद एक ऐसा स्टेप जो स्टेट्स ले सकते हैं, वो ये है कि हर एक अपने अपने लेवल पे स्टेट के पास ये पावर होती है सेंट्रल एक्साइज एक्ट के तहत, कि वो इसके ट्वीक कर सकते हैं और अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं। तो हाँ। हेम्प जो है, जो लेस THC वाला है या जो भी प्रोड्यूसर, वो तो कम्प्लीटली डीरेगुलेट कर देना चाहिए सरकार को। हम्म आप समझ रहे हैं? क्योंकि इससे जो है किसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और हर एक स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इवन जो स्टेट जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कैन बी द बिगेस्ट फाइबर प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंट्री। आप ये हम्म समझ कि हमें कॉटन पे निर्भर ही नहीं होना पड़ेगा, हम अपने देश में ही अपना कपड़ा उगाएंगे और उसे अपने प्रदेशवासियों को ही बेचेंगे। हम्म तो अपना ही खाना, अपना कपड़ा, अपनी चक्की और अपना प्रोसेसिंग प्लांट, इस तरह से देश का उद्योग बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए जैसे इलाहाबाद में, अगर इलाहाबाद अपने लिए कर सके, कानपुर अपने लिए कर सके, छत्तीसगढ़ में अपने लोग अपना खुद के हिसाब से कर सकें, या मध्य प्रदेश में लोग अपना कर सकें, तो पूरा देश आत्मनिर्भर होगा। हम्म
समझ रहे हैं? तो ये कुछ कदम है जो हम उठा सकते हैं। साथ साथ अगर सरकार के पास आईसीआर वगैरह में पैसा कम है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से क्यों नहीं बात करते हैं? प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप करिए, लोग किसानों के साथ पार्टनरशिप करिए, एफपीओ के साथ पार्टनरशिप करिए कि भाई आप मान लीजिए इतना पैडी उगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ 30% आप हेम्प उगाइए। हम्म। एक प्रोसेसिंग प्लांट्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं। मतलब मैं तो ये भी देख रहा था नेट पे कि आजकल हेम्प के मास्क बन रहे हैं, हाँ। हेम्प फाइबर के, कि वो बायोडिग्रेडेबल है। हम्म। और ना ये जो नॉर्मल प्लास्टिक, ये नॉर्मल उग रहे हैं, ये सब प्लास्टिक के, पता नहीं कितना सारा और हमारा लैंडफिल बढ़ेगा इनसे। हम्म। तो ये कुछ और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं। इंडिया की इनफैक्ट मास्क मैं बताना चाहूँगा, इंडिया की आई थिंक दो तीन कंपनीज ने मिलके भी हेम्प मास्क बनाने की कोशिश करी है। एक चीज़ आई थिंक हम लोग अभी कॉन्वर्जेसन में मेंशन नहीं किया है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, एक पाकिस्तान, वो तो लीगलाइज कर रहे हैं, बट जो ऑलरेडी लीगलाइज्ड हैं वो है नेपाल। सो नेपाल पे अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से इंडिया पे भी प्रॉबेबली आ सकता है इम्पैक्ट। देखिए नेपाल में तो ऑलरेडी एमपीज ने मेरे हिसाब से लास्ट ईयर ही, लेट लास्ट ईयर में उन्होंने पूरी पूरी आई थिंक 50 एमपीज ने चिट्ठी लिखी, इसे लीगलाइज हम्म। करिए। और देखिए नेपाल से हमारी लड़ाई नेपाल से नहीं है, हमको चाइना की ओर देखना चाहिए। आप हम्म। जानते हैं चाइना में पूरे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एकर्स हैं जो हेम्प से भी प्लांटेड हैं और मेडिकल ग्रेड मैरिजुआना से भी प्लांटेड हैं। हम्म। और वो क्या कर रहे हैं, वो लोग पूरी दुनिया भर को सप्लाई कर रहे हैं चाइनीज। सप्लाई करता है। तो इंडियन जर्म प्लाज्म को यूज करके चाइना, अब ये देखिए चाइनीज की एफिशिएंसी, और हम लोग कहते हैं भारत वाले अरे हम तो अंग्रेजी मोरालिटी। यार चाइना ने कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए जहाँ ड्रग्स यूज नहीं, आप मतलब आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा अगर आप हम्म। ड्रग्स के साथ पकड़े गए, तो वो देश हेम्प और मैरिजुआना दोनों उगा रहा है और उसे फ्रीली एक्सपोर्ट कर रहा है। और भारत जो है अभी जो है शर्मा रहा है कि यार शिव की जमीन पे कैसे हम गांजा उगाएंगे। तो ये हम्म। तो एक बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ है। मुझे मानना है कि हिंदू प्रथाओं के खिलाफ है, ये शिव की भक्ति के खिलाफ है और ये भारत के खिलाफ है। हाँ, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक जब इंडिया चाइना का डिस्कशन होता है तो चाइना को हर बार कोई ना कोई तरीके से हम ब्लेम करते रहते हैं, बट एटलीस्ट दे आर कॉम्पिटेंट इनफ कि वो लोग कुछ बिजनेस, जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है वो बिज़नेस करते हैं। हम बाकी सब चीज़ें बैन तो करे जा रहे हैं, अभी पबजी बैन हो गया या इतनी सारी चीज़ें बैन हो गई, बट हमारी तरफ से कुछ एफर्ट्स ही नहीं है कि चाइना को एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे कम्पीट कर पाएँ। अभी सब हर कोई बैन कर देगा चाइना से ट्रेड करने का, फिर भी इंडिया के पास रिसोर्सेज ही नहीं है चाइना से कम्पीट करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। या आई मीन अभी हम लोग ने मैक्सिमम चीज़ें तो कवर कर ली हैं इस पॉडकास्ट में। एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी हैव मिस्ड? देखिए मिस तो मुझे लगता नहीं कुछ, लेकिन एक एंड स्टेटमेंट में ज़रूर ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जो आइडेंटिटी है हम्म। उसको फिर से रीअसर्ट करें, उसमें थोड़ा सा गहराई से सोचें उसके बारे में। जो फेसबुक और व्हाट्सएप बताता है हमको हमारे बारे में, उस पर विश्वास ना करें। खुद अपना चीज़ें उठा के देखें, उन्हें समझें और उसके बाद उन पे एक राय बनाएं। हम्म। भारत एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे हम चाहे तो अपने देश को और अपने लोगों को, आप सोचिए इस देश में कितने सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको अगर ये ड्रग मिले या उनको हम्म। ये दवाई के रूप में मिले ये औषधि, तो उनका जीवन कितना बदल सकता है। मेरे खुद के परिवार में लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और कई का देहांत भी हो गया। अगर हम्म। उनका की दवाई पहुंच सकती तो क्या उनका जीवन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। भारत में हर रोज कैंसर बढ़ रहे हैं। तो भारत हम्म। को खुद सोचना चाहिए कि क्या आयुर्वेद की जमीन पे, क्या शिव की जमीन पे मेडिकल marijuana फार्म इंडस्ट्री होनी चाहिए या वो इंडस्ट्री अमेरिका में होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक आपने मेंशन भी किया था अपने आर्टिकल में, कैंसर आई थिंक हर हर किसी के फैमिली में एटलीस्ट एक आदमी तो आपको मिल ही जाएगा जो कि कैंसर से जूझ रहा है। अभी हम लोग कोरोना की बातें करते हैं कि एटलीस्ट एक आदमी मिलेगा जिसको कोरोना या कोविड हुआ है, बट कैंसर इज़ लाइक अ रैम्पेंट एंड देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, बट द मेन पॉइंट इज़ कि पेन हर किसी को गो थ्रू करना पड़ता है, कीमोथेरेपी हर किसी की होती है। तो पेन मैनेजमेंट इज़ आई थिंक अ वेरी बिग इशू। डेफिनेटली आई मीन ग्रेट टॉकिंग टू यू इंदिरा। अभी हम लोग और भी डिस्कशंस करते रहेंगे। आई मीन पीपल लाइक यू आर राइटिंग सच इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स एंड होप आई एम थैंकफुल कि ये रिया चक्रवर्ती वाला केस हुआ है बेसिकली, क्योंकि एकदम रश आया है लोगों का इस पे बातें करने के लिए। एंड होपफुली हम लोग कोशिश करते रहें। ये पॉडकास्ट का मेन पॉइंट ही ये था कि लोग इंडिया में कोई भी कैनबिस बेस्ड पॉडकास्ट नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से मैंने लिंक्डइन पे लिख के रखा है कि इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस पॉडकास्टर, बट 6 महीने में दूसरा पॉडकास्ट किसी ने चालू ही नहीं किया है।
तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ में और भी कुछ लोग आएँ, एक सोलली एक ऐसा चैनल बनाएं जिसमें सिर्फ गांजे का डिस्कशन होता है, और ये मैसेज को आगे बढ़ाएं यार कि मतलब बहुत हो गया टैबू टैबू, अब बस देयर शुड बी अ हॉकी स्टिक ग्रोथ, जो कि स्टार्टअप्स में बोलते हैं कि अब सब लोग लीगलाइज करें, सब लोग इसकी बातें करें, एंड होपफुली ये जो मूवमेंट अभी चालू हुआ है हम सब लोगों की वजह से, होपफुली आगे भी जाता जाए। जरूर। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि निष्काम कर्म योग, जिसके बारे में कहते हैं भाई कर्म करते रहो, फल की चिंता फिक्र मत मत करो। करो। हाँ। अगर अच्छा कर्म है तो अपने आप बात आगे बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे, आपसे एक ज्योति से, एक दीप से दूसरा दीप जलेगा। और ये जो जो धर्म की बात है, जो शिव धर्म की बढ़ाने की इस देश में बात है, वो मुझे लगता है कि अपने आप शिव जी भी उसको किसी न किसी तरह मदद करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो पे बुलाया और ये मौका दिया।